हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन मिश्रा आपका श्रेष्ठ पीसीएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने एक प्लान किया है कि हम लोग यूपी पीसीएस की जो जनरल हिंदी आती है उसको लेकर के काम करने वाले हैं। जो बच्चे ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं 2-4 बार या फिर एक ही आध बार, वो तो जान रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी यूपी पीसीएस का मेंस नहीं दिए हैं, उनको अच्छी तरीके से आइडिया नहीं होगा। या जो लोग मेंस दे भी चुके रहते हैं तो वहाँ पर देखा गया है मोस्टली जो है लड़के क्या करते हैं कि 2 पेपर्स जो रहते हैं हिंदी और ऐसे, उनको बहुत हल्के में ले लेते हैं। और बहुत में हल्के में लेने के बाद क्या होता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो वहाँ पर जो है या तो अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो उनकी रैंक डाउन हो जाती है और या फिर सिलेक्शन से भी बाहर हो जाते हैं। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के जो 2 पेपर हैं, ये विशेषकर एसे और जनरल हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। पहले आज हम इनके बारे में जानेंगे कि आखिर इनका इम्पोर्टेंस क्या है आपके सिलेक्शन में। इसके बाद इसमें कौन कौन सेक्शन हैं, क्या क्या सेक्शन हैं जिन पर हम अच्छी तरीके से रणनीति के साथ काम करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि आपका खासकर ये 2 पेपर हैं, उनका क्या महत्व है आपके लिए। यहाँ पर 2 पेपर हैं। यहाँ पर 2 पेपर हैं। पहला पेपर है आपका सामान्य हिंदी। यह हिंदी आपके हिंदी साहित्य से अलग रहती है। और दूसरा पेपर आपका रहता है निबंध। आपके एग्जाम में सामान्य हिंदी 150 अंकों की आती है और निबंध भी आपके 150 अंकों के रहते हैं। यानी टोटल देखा जाए आपके यहाँ पर 300 मार्क्स 300 मार्क्स का ये पूरा गेम है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है खासकर आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए कि जो ये 300 मार्क्स हैं वो आप बहुत ही कम मेहनत में सामान्य तैयारी में इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रॉपर अब हम बात कर रहे हैं केवल जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी आपकी, चूँकि हमको यही पढ़ना है, यहाँ पर निबंध हम लोग अभी क्लास में नहीं करेंगे, तो ये 150 मार्क्स की है आपकी। मार्क्स की है। और 150 मार्क्स जो हैं इसमें अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स 115 तक ले आते हैं। कितने ले आते हैं? 115 तक। और अगर सामान्य भी आप स्टूडेंट हैं, आपका एक तरीके से इस पर बहुत अच्छा कमांड नहीं है, फिर भी आप सामान्य मेहनत करके इसमें 100 तक ला सकते हैं। जैसे होता क्या है कि चूँकि ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है, अब तो हालांकि उत्तर प्रदेश में सभी अनिवार्य हो गए, ऐच्छिक विषय हट ही गया है, तो यहाँ पर आपको जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको क्या होगा कि इसमें जो नंबर हैं वो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए समान इसका वेटेज है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहते हैं उनको थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो उनको समस्याएं क्या आ जाती हैं? ऐसा नहीं कि उनका पढ़ने में जो है वो चीज़ों को नहीं समझते हैं या चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सब करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चूँकि जो शब्दकोश होता है, वोकैबुलरी होती है, ग्रामर होती है, वो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके पढ़ने के दौरान आसानी से उनको समझ में आ जाती हैं या आसानी से उनके माइंड में आ जाती हैं या पहले से बनी रहती हैं।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ी वहाँ पर दिक्कत होती है। तो इसलिए आप अगर प्रयास करेंगे तो किसी भी हालत में आप अगर अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। और अगर कोई बेहतर प्रयास करता है तो आपको 115 मार्क्स तक लाया जा सकता है आराम से। आपके 2022 के जो है कई बच्चे सेलेक्ट हुए थे अपने यहाँ से, और उसमें जो है राहुल थे, जितेंद्र है, जो दोनों डीएसपी हुए थे। तो इन लोगों ने हिंदी में बहुत अच्छा किया है। इससे पहले आंचल चौहान हुई थी। तो राहुल के जो है 111 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? 111 हिंदी में। फिर इसके बाद 105 मार्क्स भी एक बार आए थे उसके। तो कुल मिलाकर के उसने बहुत अच्छा जो है काम किया था और हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिया था। ऐसे ही और भी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने हिंदी पे बहुत अच्छा काम कर लिया। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यह ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर मार्क्स अगर आपके यहाँ पर बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आपको दोहरा लाभ कैसे है? एक लाभ है कि पहले ये आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन में अगर आप बाहर होने की कंडीशन में हैं तो ये क्या कराएगा? आपको इन कराने में मदद करेगा। क्योंकि मान लीजिए आप जो देखते होंगे जब रिजल्ट आता है, पता लगा कि 1 मार्क्स से बाहर हो गए, 0.5 मार्क्स से बाहर हो गए, या 0.5 मार्क्स से डीएसपी मिल गया या एसडीएम छूट गया, तो ऐसे में कंडीशन में क्या होता है? एक एक मार्क का इंपॉर्टेंस रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पर बेहतर करते हैं तो ये आपको एक तो इन कराने में और दूसरी यहाँ पर आपकी रैंक सुधारने में इसमें मदद करता है। तो इस वजह से आपके लिए ये वाला जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इस वजह से आप लोग जो है इस क्लास को विशेष रूप से देखेंगे, और जो बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, अगर यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तो वो लोग भी जो है क्या करेंगे कि अपनी मेहनत कर करके हिंदी वाला सेक्शन बेहतर कर लें। जो अगर 23 में अपियर हो रहे हैं वो तो अनडाउटली कम समय में ही कर लें, और जो 24 के लिए अगर अपियर हो रहे हैं तो वो बच्चे 24 के हिसाब से अभी से काम करना इस पर धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे, तो जो है वो अच्छा कर सकेंगे आने वाले 24 के एग्ज़ाम के लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आखिर जो है कौन कौन से उसके इम्पोर्टेंट इसमें सेक्शन रहते हैं जनरल हिंदी में, जो हमारी परीक्षाओं में पूछे आते हैं। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, एक तो हमारा पहला सेक्शन रहता है इसमें, जो हमारा एक आता है गद्यांश, एक आता है गद्यांश। गद्यांश को लेकर के यहाँ पर 2-3 तरीके के प्रश्न पूछे आते हैं। एक, गद्यांश का भावार्थ स्पष्ट करिए। दूसरा, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा आता है गद्यांश को लेकर के ही, कोई बात जो गद्यांश में लिखी होती है कि इसका विशदीकरण करिए, इसकी व्याख्या करिए, इसका विश्लेषण करिए, ऐसे भी प्रश्न रहते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न रहता है, कभी कभी 3 प्रश्न पूछ देता है, 1, 2, 3, और कभी कभी 4 प्रश्न पूछ देता है। तो यहाँ से कभी 2 प्रश्न बना देता है, कभी 1 ही रखता है। तो इस वजह से कोई ऐसा नहीं कि जो है प्रश्नों की संख्या यहाँ पर निश्चित ही है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा रहता है वो रहता है आपकी व्याख्या का प्रश्न। व्याख्या का मतलब क्या हुआ? गद्यांश में व्याख्या। सामान्य हिंदी में होता क्या है कि जो आपका गद्यांश रहता है, गद्यांश में कुछ जो उसके महत्वपूर्ण आयाम रहते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए सामान्य रूप से कि आप किसी से बात करते हैं, बातों अगर आधा घंटा की बात होती है, 15 मिनट की बात होती है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एक ऐसे ही वाक्य आपके होते हैं जिसमें आपकी जो सोच है वो स्पष्ट रूप से झलक जाती है, या आपके का जो एक तरीके से एप्टीट्यूड है वो दिख जाता है। तो उसी तरीके से जो गद्यांश का मूल मर्म है, मूल दर्शन है, वो उसमें क्या करता है,
गद्यांश में रेखांकित कर देता है। जैसे मान लीजिए ये गद्यांश है, यहाँ पर वो इसको रेखांकित कर देगा कि इस पंक्ति की व्याख्या करिए। तो ये रेखांकित वाले भाग 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अगर 20 नंबर का मोस्टली पूछा जाता है, तो जब अगर वहाँ पर 3 क्वेश्चन रहते हैं तो ये 20 का रहता है, तो इसमें पर यहाँ पर 5-5 के 4 व्याख्यान दे सकता है, या फिर जो है 3 दे सकता है, 2 दे सकता है, 1 तो नहीं रहती, 2-3 व्याख्यान मोस्टली रहती हैं। तो यहाँ पर एक तो ये आपका गद्यांश वाला पार्ट हो गया। अब गद्यांश के बाद आपका एक और गद्यांश आता है। अब कहिए कि सर वो गद्यांश पहले था ही और ये गद्यांश दूसरा कैसा गद्यांश आ गया। होता क्या है कि पहले उसने आपकी क्षमता को समझने की कोशिश की, चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आयोग आपको हर तरीके से मांझने की कोशिश करता है, हर तरीके से जांचने परखने की कोशिश करता है। तो पहले गद्यांश के माध्यम से आयोग ने कोशिश की कि वो आपकी क्षमताओं को समझे कि आप किसी छोटी सी बात को कैसे व्याख्या कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी अधिकारी ने एक सेंटेंस में आपको बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है और सर आपको जो है ये करना है, तब एक सेंटेंस, चूंकि ऑफिसर्स रैंक पर जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको लंबे, चूंकि उनके पास समय भी नहीं है और उतना जो है वो अतार्किक बातें भी नहीं करते हैं, तो आपको एक सेंटेंस में आपको आपके सीनियर्स ऑर्डर करेंगे कि जो है इसको ऐसे इसको अपने हिसाब से निपटाओ या इसका ये करो, तो उसके उस रेफरेंस में आपको उसकी व्याख्याएं करनी। तो पहले वाले गद्यांश के माध्यम से हम व्याख्या करना जानते हैं किसी छोटी सी बात का, इसीलिए वो रेखांकित पंक्तियां कर देता है और उसकी हम व्याख्या करते हैं। जो दूसरा वाला गद्यांश है, इस गद्यांश की एक अपनी ही अलग कहानी है गद्यांश ये भी। लेकिन ये गद्यांश कैसा है, ये जो गद्यांश होगा ये आपका गद्यांश, इसकी जो भाषा होगी वो बहुत ही विरल होगी, या एक तरीके से कहेंगे वर्णनात्मक होगी, या एक और उसको सामान्य शब्दों में कहें तो वो कथावाचन शैली में होगी। मतलब समझ गए होंगे, कथावाचन में क्या होता है कि आपको कथा के माध्यम से जो मूल बात कहनी होती है वो समझाई जाती है, तो उसी को वर्णनात्मक शैली बोलते हैं। तो ये जो गद्यांश होता है वो कैसी शैली में होता है, वर्णनात्मक शैली में। वर्णनात्मक शैली में उसमें वर्णन के माध्यम से आपको जो है या विरल माध्यम से आपको बातों को बताया जाएगा, और फिर आपसे यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यहाँ से प्रश्न 2 तरीके के रहते हैं। एक प्रश्न रहता है वो रहता है आपको जो पहला प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपको यहाँ से संक्षेपण का एक प्रश्न रहेगा, संक्षेपण का एक प्रश्न यहाँ से, दूसरा शीर्षक का भी रहता है, शीर्षक का रहेगा कि इसका शीर्षक लिखिए। तो संक्षेपण जो रहता है, संक्षेपण में क्या होता है, आपको अपनी बात को बताना रहता है बहुत ही कम शब्दों में। फिर मैं संक्षेपण को जब कराऊंगा तो बताऊंगा, अभी मैं आपको जो है पेपर कराता हूं तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपको सिलेबस पूरा समझा देता हूं। तो संक्षेपण में आपको क्या रहता है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को बताना रहता है। उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, वो आपको अगली क्लासेस में बताई जाएंगी। फिर इसी के साथ में ही आपको जो गद्यांश रहता है उसका शीर्षक लिखना रहता है कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा। तो फिर शीर्षक लेखन के दौरान हम बताएंगे कि शीर्षक कैसे लिखे जाते हैं, उनके लिए क्या सावधानियां होती हैं, शीर्षक कैसे चुने जाते हैं, इन सब पर हम लोग आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो ये 2 गद्यांश रहते हैं। गद्यांश के बाद इसका जो तीसरा आयाम रहता है वो रहता है पत्र लेखन का। पत्र लेखन का
पत्र लेखन का। तो इसमें आपको जो है क्या होता है कि पत्र लिखने रहते हैं, जिसमें आपको जो है कई तरीके के उत्तर प्रदेश में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, जैसे सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, आपको परिपत्र, अधिसूचना, ऐसे उसमें से कई प्रारूप दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनसे लेकर के प्रश्न पूछाएंगे, तो उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही पत्र लेखन के बाद आपको यहाँ पर और आगे रहता है, वो रहता है उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय, तो उपसर्ग प्रत्यय में आपको बताना रहता है कि इसमें कौन से उपसर्ग हैं, कौन से प्रत्यय हैं। उसमें 2-3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जैसे कोई शब्द दे देगा, जैसे दे दिया अपमान, तो यहाँ पर आप इसका उपसर्ग बताइए। जैसे यहाँ पर एक शब्द दे दिया जैसे यहाँ पर कोई मान लीजिए एक आपको शब्द दे दिया पढ़ाई, तो इसका आपको प्रत्यय बताना है। तो ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ जाते हैं जिसमें कह देगा कि उपसर्ग की परिभाषा देते हुए आप बताइए, 2 उपसर्गों के उदाहरण बताइए, प्रत्यय की परिभाषा देते हुए जो उदाहरण बताइए। कभी कभी दे देगा ये शब्द ही मूल रूप से दे देगा और उसमें से कहता है कि आप जो है इसमें से प्रत्यय अलग करिए, उपसर्ग को अलग करिए। तो यहाँ पर 3 तरीके के प्रश्न बनने की संभावना रहती है, वो मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय के बाद, उपसर्ग प्रत्यय के बाद यहाँ पर एक और प्रश्न रहता है, वो रहता है आपका विलोम शब्द को लेकर के। विलोम, इसमें कुछ आपको शब्द दिए जाएंगे, उनका आपका जो है अपोजिट वर्ड लिखना पड़ेगा। ये तो ग्रामर की चीज़ है, सीधी सी चीज़ है कि आप इसमें प्रीवियस ईयर के जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कर लीजिए और कुछ कुछ विलोम वगैरह आप जो है उनको तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद में वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी रहे आपके सिलेबस में, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक शब्द। तो इसमें क्या करेंगे आप, वाक्यांशों के लिए ये भी ग्रामर का सीधा क्वेश्चन है, आप इसको क्या करेंगे सीधे से जो है आप अपना वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है तैयार कर लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके, और जो आपके पास जो टेक्स्ट है उसको पढ़ करके कुछ कुछ शब्द जो है इंपॉर्टेंट उसमें आप देख लीजिए। फिर इसके बाद एक और प्रश्न रहता है, वो रहता है वाक्य शुद्धि को लेकर के, वाक्य शुद्धि को लेकर के। वाक्य शुद्धि में क्या होता है कि इसमें आपको 5 वाक्य दिए जाएंगे और उन वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। उसमें फिर जब मैं वाक्य शुद्धि पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि वाक्य शुद्धियों को लेकर के क्या क्या सतर्कताएं रहती हैं, क्या क्या जो है ध्यान रखना पड़ता है। कि जैसे किसी में वर्तनीगत अशुद्धियां होती हैं, इसके कई प्रारूप होते हैं वाक्य शुद्धि की, आपको क्लासेस में आगे बताई जाएंगे। कि जैसे वर्तनीगत अशुद्धियां होती हैं, कहीं कहीं वर्तनीगत अशुद्धियां होती हैं, फिर कहीं जो है व्याकरणिक अशुद्धियां होती हैं, व्याकरणिक अशुद्धियां होती हैं, कहीं शब्दकोशीय अशुद्धियां होती हैं, शब्दकोशीय अशुद्धियां होती हैं। तो शब्दकोशीय अशुद्धियां होती हैं, तो ऐसी अशुद्धियां होंगी जो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर करेंगे। वाक्य शुद्धि के बाद यहाँ पर अगला जो एक प्रश्न और रहता है वो रहता है 7वां या 8वां होगा, इसको देख लीजिएगा। वो रहता है आपको मुहावरे और लोकोक्तियों को लेकर के।
मुहावरे और लोकोक्तियों को लेकर के। तो इसमें क्या रहता है, इसका एक एकदम फिक्स पैटर्न है, कुछ आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 से लेकर के 10 तक आपको मुहावरे दिए जाएंगे। 10 मुहावरे होंगे जिनमें आपको उनका अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है। ये सालों साल से वही बना पैटर्न आता है। इसमें एक ही तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि सीधे मुहावरों का अर्थ व्यक्त करिए, अर्थ स्पष्ट करिए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यह जो है प्रश्न यहाँ पर आपको मूल रूप से उत्तर प्रदेश में पूछे जाते हैं। इन पर हम लोग डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न कराने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश में 2022 में पूछा गया है। क्योंकि जो मैंने चीज़ें बताई उनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और फिर मैं उनको बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, कि यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें आपको यह देखना यह है कि इसमें आपको पढ़ना है और जो मैंने अभी बताया उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो थोड़ी असुविधा हुई आप लोगों को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो ये गद्यांश है, व्याख्या से संबंधित इसको प्रश्न है, तो इसमें हम देखेंगे कि मूल रूप से कैसा प्रश्न आ रहा है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न आए। तो पहले हम गद्यांश देखेंगे। गद्यांश क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है गद्यांश में कि जीवन को उसकी समग्रता में सोचना। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब भी आप गद्यांश पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको लगेंगे उनको क्या करेंगे, उनको आप अपने पेन से अंडरलाइन करते चलेंगे, जो भी शब्द लगे या इंपॉर्टेंट सेक्शंस वहाँ लगे। तो यहाँ पर देखेंगे जीवन को उसकी समग्रता में सोचना और जीवन को एक खास इरादे से सोचना, दो अलग तरह की तैयारियां हैं। यहाँ पर उसने क्या किया, जीवन के दो पहलू बताए। यहाँ पर पहला बताया उसकी समग्रता में सोचना और दूसरा जीवन को एक खास इरादे से सोचना। तो दो अलग अलग की तैयारियां हैं। आपने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन अंडरलाइन कर लिए। पहला समग्रता के साथ सोचना, फिर एक खास इरादे से सोचना, दो अलग अलग की तैयारियां हैं। और इस माने में साहित्य जब भी राजनीति की भाषा का एक तरफा या इकहरा इस्तेमाल करता है तो वह अपनी मूल शक्ति को कुंठित करता है। यहाँ पर देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज, मुख्य शक्ति को कुंठित करता है। तो यहाँ पर क्या
देखेंगे हम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साहित्य पर अब आ गया। किस पर? साहित्य पर। इसने कहा कि साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा, साहित्य की भाषा कैसी बता रहा है? राजनीतिक भाषा की तरफ भाषा का एक तरफा या एकहरा प्रयोग करता है तो वह अपनी मूल शक्ति को सीमित या कुंठित करता है। इसने ये बात बता दी। फिर कह रहा है कि राजनीति के मुहावरे में बोलते समय हम ऐसे वर्ग की भाषा को बोल रहे होते हैं जिसके लिए भाषा प्रमुख चीज़ नहीं है। इसने कहा कि जब हम राजनीतिक भाषा बोलते हैं अपने अभिभाषणों में, अपनी राजनीतिक रैलियों में या संवादों में, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो पार्ट है वो आपके समझ पे ही डिपेंड करता है, और जो जितनी अच्छी तरीके से समझ लेगा उसको भावार्थ लिखने में उतनी ही सुविधा होगी, व्याख्या करने में उतनी ही अच्छी सुविधा होगी और उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कह रहा है कि राजनीति के मुहावरे में बोलते समय हम एक ऐसे वर्ग की भाषा बोल रहे होते हैं जिसके लिए भाषा प्रमुख चीज़ नहीं है। यानी वहाँ पर भाषा का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। इम्पोर्टेंस किसका है? थॉट्स का। भाषा और विचार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग भाषा को महत्व देते हैं, जैसे आप देखेंगे कुछ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे साहित्यकार हैं या जो है प्रशासक भी हैं जिनकी भाषा बहुत अच्छी होगी, बहुत नपी तुली, बहुत मृदु भाषा होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो थॉट्स तो बहुत बढ़िया हैं लेकिन भाषा हो सकता है उनकी बहुत ही सतही हो, बहुत ही बेकार हो, बोझिल हो। जैसे प्रेमचंद जी के बारे में आप जानते होंगे, जैसे आज 31 जुलाई है, प्रेमचंद जी की जयंती भी है। आपको मालूम होगा प्रेमचंद जी जो है भाषा को लेकर के बहुत सरल और सजग भाषा थे। दिनकर जी भाषा को लेकर के लिए बहुत सरल व्यक्ति थे। दिनकर जी तो जो है शुक्ल जी की भाषा को कहते हैं कि वो जो है एकदम बोझ टाइप की भाषा है। तो भाषा की सरलता जो है, मतलब भाषा कहने का मतलब यहाँ पर यही कि भाषा जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी सोच कैसी है या आप जो है की विचारधारा कैसी है। तो यहाँ पर राजनीतिक भाषा की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि राजनीतिक भाषा जो बोलते हैं उस वर्ग के लिए भाषा प्रमुख चीज़ नहीं है, वह भाषा का दूसरे या तीसरे दर्जे का इस्तेमाल करते हैं। भाषा के जैसा अभी मैंने बताया कई दर्जे होते हैं, ये तो तीसरे दर्जे की बात कहा इन्होंने, कहा दूसरे या तीसरे दर्जे की भाषा होती है। वह एक खास मकसद तक पहुंचने का साधन मात्र है। क्या बताया? भाषा यहाँ पर एक साधन है। उसे भाषा की सामर्थ्य, प्रामाणिकता या सच्चाई, बहुत तीनों शब्दों की अपनी अपनी गहराई है। सामर्थ्य, प्रामाणिकता और सच्चाई में उस तरह दिलचस्पी नहीं रहती जिस तरह साहित्य की। जो साहित्यकार होगा उसकी भाषा को लेकर के एक विशेष दिलचस्पी होगी। उसकी भाषा प्रचार प्रमुख, टेरारिकल और नकली व्यक्तित्व की भाषा हो सकती है। यानी वो भाषा कैसी होगी? अगर ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिक वर्ग से जुड़े हुए हैं अगर अच्छी भाषा यूज़ भी कर रहे हैं तो भाषा कैसी होगी? वो एक नाटकीय भाषा हो सकती है, एक नकली व्यक्तित्व की भाषा हो सकती है, क्योंकि राजनीति के लिए भाषा एक व्यावहारिक और काम चलाऊ, राजनीति के लिए भाषा कैसी है? व्यावहारिक और काम चलाऊ। राजनीति के लिए भाषा व्यावहारिक और एक काम चलाऊ चीज है। जबकि यहाँ पर दूसरी बात फिर आ गया आगे, साहित्यकार के लिए भाषा उस जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे वह राजनीतिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक या स्वार्थों की हिंसा, तोड़फोड़ और प्रदूषण से बचा करके उसकी मूल गरिमा और शक्ति में स्थापित या पुनर्स्थापित करना चाहता है। यानी यहाँ पर साहित्य, यहाँ हम कुल मिलाकर के अभी तक हमारे जो समझ में आया या इसका निचोड़ सामने आया वो ये आया कि इसने भाषा को दो भागों में बांट दिया है, राजनीतिक वर्ग की भाषा और साहित्यकार की भाषा। फिर उसके बाद उनके क्या क्या महत्व हैं, क्या क्या भाषा की गरिमा है, वो इसमें बताया। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है साहित्य का काम निर्धारित करता है
अपनी भाषा को राजनीति की भाषा में खोने देना नहीं है। इसने यहाँ पर अब साहित्य का दायित्व निर्धारित कर दिया। अगर भाषा विशृंखल हो रही है, भाषा में विकृति आ रही है, उसका विकृत रूप सामने लाया जा रहा है, तो साहित्य का क्या दायित्व है वहाँ पर, ये बताने जा रहा है कि साहित्य का काम अपनी भाषा को राजनीति की भाषा में खो देना नहीं, बल्कि क्या काम है उसका, उस भाषा के छद्म से अपने को अलग बेगाना करके अकेला कर लेना है। यानी उस भाषा से साहित्य को हट जाना है, उसका सपोर्ट नहीं करना है, एक संत की तरह अकेला, कि राजनीति के लिए जरूरी हो जाए कि वह बराबर अपनी प्रामाणिकता और सच्चाई के लिए साहित्य से भाषा मांगे। अब उसने कहा कि अलग हो जाने का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो उसने बताया स्पष्ट रूप से कि अगर कोई भी साहित्यकार साहित्य अपने आप को राजनीतिक में जो विकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है उससे जब अलग कर लेगा, तो क्या होगा कि जो राजनीति के वर्ग के लोग हैं उनको अपनी भाषा को प्रमाणित करने के लिए साहित्य की तरफ मुड़ना पड़ेगा, बार बार साहित्य का उदाहरण देना पड़ेगा। एक संत की तरह अकेला कर ले अपने आप को कि राजनीति के लिए जरूरी हो जाए कि वह बराबर अपनी प्रामाणिकता और सच्चाई के लिए साहित्य से भाषा मांगे, न कि साहित्य ही राजनीति की भाषा बनकर अपनी पहचान खो दे, न कि साहित्य ही राजनीति की भाषा बनकर अपनी पहचान खो दे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हुआ। कुल मिलाकर के आप अगर एक बार में पैराग्राफ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो अब मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको पैराग्राफ से जुड़े प्रश्न हल करने हैं। यहाँ पर आप पहला काम करेंगे, पैराग्राफ को समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बार पढ़िए। समय आपको इस पेपर में पर्याप्त रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। समय इतना रहता है इसमें कि आपका पेपर आराम से कर लीजिएगा, समय बाद में भी बच सकता है, तो इस वजह से समय को लेकर के चिंतित मत होइए। पैराग्राफ को आप आराम से 2 बार 3 बार उसको पढ़िए। जब पैराग्राफ के मूल भाव पर आप अच्छी तरीके से आपकी पकड़ बन जाए, समझ बन जाए, तब आप पैराग्राफ के क्वेश्चंस पे आइए। अब पैराग्राफ में यहाँ पर जैसा अभी मैंने बताया था आपको, कभी 3 प्रश्न पूछता है, कभी 4 प्रश्न पूछता है, तो इस बार इसने 3 प्रश्न पूछे हैं। तो इन 3 प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न हैं, उनको हम कैसे हल करेंगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न इसने पूछा, इसने कहा प्रस्तुत गद्य का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। हमारा रूट टर्म क्या हुआ, या क्वेश्चन की मूल मांग क्या हुई, वो हुई इसकी भावार्थ, यानी इसका भावार्थ आपको लिखना है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि इसका भावार्थ क्या है। तो भावार्थ बताने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप भावार्थ के बारे में बताएंगे तो भावार्थ को लेकर के आप यहाँ पर जब हम भावार्थ बताएंगे तो भावार्थ कैसे स्पष्ट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर 2-3 सावधानियां रखनी है। पहली सावधानी, भावार्थ अपने शब्दों में लिखें, अपने शब्दों में लिखें। पहला काम करना है, भावार्थ जो है अपने शब्दों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो उन्होंने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो अंडरलाइन वाली इसमें जो है अंडरलाइन वाले भाग हैं, उन भागों को एक जगह लिख दिया और भावार्थ मानने लगते हैं, या वहाँ से कुछ जो है पंक्तियाँ उठा ली और उसको यहाँ पर लिख दिया, उसको भावार्थ समझ लेते हैं। तो ऐसे अगर आप भावार्थ लिख करके आएंगे तो उसमें आपको यहाँ पर आपको मार्क्स कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने शब्दों में तो लिखा नहीं, आप उसके मर्म को समझ नहीं पाए, तो आप भावार्थ क्या लिखेंगे,
तो इस वजह से जब भी आप भावार्थ लिखें तो भावार्थ अपने शब्दों में ही लिखें। क्लियर? अपने शब्दों में लिखें। दूसरी बात, भावार्थ के लिए गद्यांश से जुड़े रहना का मतलब ये मत छोड़िए समझिए कि जुड़े रहने का मतलब उसको छोड़ देना है। जुड़े रहने का अर्थ हुआ यहाँ पर कि गद्यांश से अगर आप बार बार आपने एक लाइन लिखी फिर आपने गद्यांश पढ़ा, एक लाइन लिखी फिर आपने गद्यांश पढ़ा कि भाई मैंने 2 लाइनों का भावार्थ लिख दिया, 3 लाइनों का भावार्थ लिख दिया, अब मैं अंतिम जो है पैराग्राफ अंतिम 2 लाइनें लिखी बची हैं उनका भावार्थ लिखना है। ऐसे भावार्थ न लिखें। भावार्थ लिखने के लिए आपने क्या किया, प्रॉपर आपने गद्यांश पढ़ लिया, उसको समझ लिया, अपने पेपर को उठा करके साइड में रख लीजिए। जो आपने समझा है कि आखिर क्या कहना चाह रहा है उसको अब आपको लिखना है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और सावधानी रखनी है कि भावार्थ में ऐसा नहीं कि आपने समझाया और समझने के चक्कर में आपने एक ही पक्ष को लिख दिया, दूसरा पक्ष एकदम गौड़ हो गया या जो है एकदम नज़रअंदाज ही कर दिया। आपको भावार्थ जब लिखना है तो उसके हर पक्ष की बात करनी है। आपने ऊपर की बात की, साहित्य राजनीतिक वर्ग की बात की, तो आपको साहित्यकार की भी बात करनी है इस वाक्य गद्यांश के संदर्भ में। जब आपने राजनीतिक वर्ग और साहित्यिक वर्ग की बात की तो आपने यहाँ पर स्पष्ट करना है आपको कि साहित्य का दायित्व क्या होता है, साहित्य का दायित्व क्या होता है, ये भी उसने यहाँ पर किया। आखिर साहित्य कैसे जो है संभालेगा भाषा को लेकर के, उसने यहाँ भी ये भी बात कही। तो ये सब जो इसके इम्पोर्टेंट आयाम हैं जो आपने समझे हैं वो आपके नहीं छूटने चाहिए, उनको आप स्पष्ट रूप से अपने भावार्थ में लिखेंगे। क्लियर? तो ये आपका भावार्थ वाला पार्ट हुआ कि भावार्थ हम कैसे लिखेंगे। अब भावार्थ के साथ में ही पेपर किधर चला गया। पेपर नहीं है।
थोड़ा पेपर गड़बड़ हो गया था। ओके, तो हम यहाँ पर भावार्थ, हम लोगों ने देखा कि भावार्थ कैसे लिखेंगे। अब भावार्थ के बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर इसने, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि ये पूछ रहा है राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या होता है। यहाँ पर इसने अब क्या किया, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या होता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे, क्योंकि इसमें सामान्य पैराग्राफ है नहीं। जैसे क्या होता है एसएससी वगैरह में जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपसे प्रश्न पूछा और उसको लेकर के उसमें गद्यांश में कोई ना कोई जो है एक क्लू दे दिया जाता है। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट उसमें कहीं पूछा नहीं, लेकिन यहाँ पर उसने लक्ष्य पूछ लिया। तो लक्ष्य आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताना है कि राजनीति में भाषा जो है वो एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है, न कि साध्य होती है। वहाँ पर राजनीति का साध्य या लक्ष्य होता है अपनी विचारधारा को, अपनी बात को, अपने कार्यक्रमों को रखना, न कि भाषा को महत्व देना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताएंगे कि जो भी ऐसा एक प्रश्न पूछा जाएगा या दो भी प्रश्न हो सकते हैं, तो उनको आप बताएंगे कि आखिर इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तो ये अगर होता क्या, जैसे यहाँ पर दो पूछता है प्रश्न, एक 5 नंबर का और एक 5 नंबर का, इसी से और प्रश्न बना देगा, तो फिर आपकी जो ये होगी ये 15 नंबर की व्याख्या हो जाएगी। तो ये व्याख्या 15 नंबर की हो जाएगी। 15 नंबर की हो जाएगी। और अगर प्रश्न यहाँ पर दो ही रहेंगे तो ये आपकी 20 नंबर की ऑलरेडी व्याख्या रहेगी। अब इसके बाद हम आते हैं व्याख्या को लेकर के, कि व्याख्या को लेकर के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें व्याख्या को लेकर के इसमें सीधा सा प्रश्न पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करिए। अब मैं यहाँ पर आपको जो गद्यांश है उसकी एक पंक्ति की व्याख्या करके बताऊंगा कि आपको व्याख्या कैसे करनी है। उसके बाद जो है व्याख्या आप लोग करेंगे। जैसे यही पंक्ति सामने है, इसी को मैं ले लेता हूं, इसी की व्याख्या करके बताता हूं। ये आपकी यहां से देखिए, यहां से रेखांकित पंक्ति है। क्या है? साहित्यकार के लिए भाषा उस जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे वह राजनीतिक, व्यावसायिक, व्यवहारिक या स्वार्थों की हिंसा, तोड़फोड़ और प्रदूषण से बचा करके उसकी मूल गरिमा और शक्ति में स्थापित या पुनर्स्थापित करना चाहता है। पंक्ति क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह आपकी रेखांकित पंक्ति है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? क्योंकि व्याख्या वाले प्रश्नों में क्या होता है कि जैसे ये पंक्ति है तो आप सीधे पहले आपने इसको अपने एक जो है इन्वर्टेड कॉमा में या ब्रैकेट में इसको जो है आपने उसको क्वेश्चन पेपर पे ही आपने बना लिया। इसके बाद फिर उसको 2-3 बार पढ़ा, 2-3 बार पढ़ने के बाद आप व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैसे व्याख्या में अच्छे मार्क्स आएंगे, ये अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। व्याख्या करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये व्याख्या के लिए आवश्यक बातें व्याख्या तुलनात्मक करें। तुलनात्मक करें। व्याख्या कैसी होनी चाहिए? तुलनात्मक होनी चाहिए। नंबर 2, व्याख्या की जो भाषा हो वो उसकी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं
कि आपने जो है व्याख्या करना स्टार्ट कर दिया और व्याख्या के क्रम में आप जो है क्या कहना चाह रहे हैं, आपने पूरी बात ही नहीं बता पा रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं इधर उधर की बातें कर रहे हैं या घुमा रहे हैं, एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा आखिर आप इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए भाषा में और सरलता भी होनी चाहिए। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट आयाम है वो यह है कि व्याख्या हमेशा अपने शब्दों में करनी चाहिए। फिर अभी मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था, ऐसा नहीं कि ये पंक्ति है तो इसको मैंने पहले इतना पढ़ा कि साहित्यकार के लिए भाषा उसकी ज़िंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है, इसको अपनी हमने व्याख्या में लिखा या इसको जो है बताया। फिर जिसे वह राजनीतिक व्यावसायिक व्यवहारिक या स्वार्थों की हिंसा, तोड़फोड़ और प्रदूषण से बचा करके उसकी मूल गरिमा शक्ति में स्थापित करने या पुनर्स्थापित करना चाहता है, उसको बाद में बताएं। कुछ नहीं, आप पूरी लाइन की व्याख्या एक ही बार करेंगे और अपने भावार्थ के हिसाब से करेंगे। इसका भी जो है आप क्या कहना चाह रहा है उस हिसाब से, भावार्थ के हिसाब से इसकी व्याख्या करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इस व्याख्या को करके बता रहा हूँ कि आखिर व्याख्या आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्याख्या वाला प्रश्न कि यहाँ पर व्याख्या में हम इस लाइन की व्याख्या कर रहे हैं तो ये व्याख्या कैसी होगी। कहा कि साहित्यकार के लिए भाषा उस जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे वो राजनीतिक, व्यावसायिक या व्यवहारिक स्वार्थों की हिंसा, तोड़फोड़ और प्रदूषण से बचा करके उसकी मूल गरिमा और शक्ति में स्थापित या पुनर्स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ पर बताएंगे आप इसके अंतर्गत कि साहित्यकार और राजनेता वर्ग का या राजनीतिक वर्ग की भाषा के प्रति उत्तरदायित्व अलग अलग होता है। साहित्यकार का उत्तरदायित्व होता है कि वह भाषा के संरक्षण के साथ साथ विचार और भावार्थ को, विचार और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करे, जबकि राजनेता का दृष्टिकोण होता है कि वहाँ पर वह विचार को महत्व देता है, भाषा उसके लिए उसका एक साधन मात्र होती है। यहाँ पर फिर आप देखेंगे पैराग्राफ में कि साहित्यकार के लिए भाषा एक जीता जागता उसकी जिंदगी का हिस्सा है। साहित्यकार के लिए भाषा क्या है? जीता जागता जिंदगी का एक हिस्सा है। और ये जिंदगी का हिस्सा कैसे है? जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा कैसे है? जिंदगी की सच्चाई का जीता जागता हिस्सा है वो कैसे है? जिसे वह कौन कौन से फील्ड में, राजनीति, व्यवसाय, व्यवहारिक स्वार्थों या हिंसा और प्रदूषण की से बचाकर उसकी मूल गरिमा को और शक्ति में स्थापित या पुनर्स्थापित करना चाहता है। तो वो साहित्यकार जो होता है वो हमेशा सोचता है, उसकी कोशिश रहती है कि भाषा का संरक्षण हो
और जो उसके ये प्रदूषक कारक हैं या जो भाषा को विकृत करने वाले माध्यम हैं, उनसे भाषा को बचाया जा सके। अब यहाँ पर आप भाषा को लेकर के और भी जो है तुलना कर दीजिए, गांधी जी को लेकर के तुलना कर दीजिए। गांधी जी भाषा को लेकर के बहुत सजग हुआ करते थे। प्रेमचंद की तुलना करिए, प्रेमचंद भाषा को लेकर के बहुत सजग हुआ करते थे। यहाँ पर आप जो है बात करिए दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती भी भाषा को लेकर के बहुत सरल थे। वो रहते थे मूल रूप से गुजराती, लेकिन वो जो हिंदी का सामान्य रूप से प्रयोग करते थे। तो ऐसे कुछ कुछ उदाहरणों को लेकर के आप यहाँ पर तुलना करेंगे, फिर आप यहाँ पर फिर उस मूल प्रश्न पे आ जाएंगे तुलना के साथ में ही कि साहित्यकार का जो दायित्व रहता है वो भाषा का संरक्षण करना है। और अब इसी भाषा के संरक्षण को आप जो है करंट से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि व्याख्या में आपका पास छूट रहती है। आप अपनी तरीके से जिससे भी अपनी बात को उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट कर सकते हैं, कर लीजिए। आप करंट से जोड़ दीजिए। भाषा के संरक्षण के लिए वर्तमान में भी भारत सरकार और राज्य सरकारें प्रयासरत हैं। भारत सरकार द्वारा जो चलाए गए कुछ एक कार्यक्रमों की आप यहाँ पर चर्चा कर दीजिए, जो भाषा के संरक्षण को लेकर के चलाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी व्याख्या वाला पोर्शन क्या हो गया, एकदम अप टू डेट हो गया। था जनरल हिंदी का, आपने उसको करंट से भी जोड़ दिया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी प्रश्न अगर व्याख्या को लेकर के आए तो उनको आप बंधे बंधाए संदर्भों में ही मत बताइए, उसको आप आधुनिक संदर्भों में विभिन्न आयामों में बताने की कोशिश करिए। आप उसको राजनीतिक संदर्भ से भी जोड़ सकते हैं, सामाजिक संदर्भ से भी जोड़ सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में भी बता सकते हैं, या फिलॉसफी आदि से जो भी अगर कोई ऐसे आपके पास विचार हैं तो आप वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। ये तो आप व्याख्या के दौरान करेंगे, लेकिन याद यहाँ पर ये रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो लोग बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो प्रश्न आपका ये रहता है और व्याख्या के लिए जो आपका के पास स्पेस रहता है वो 1.5 से 2 पेज रहता है। 2 पेज रहेगा या कभी कभी 1.5 पेज ही रहेगा कि मान लीजिए इतने में आपको पिछले वाला ही क्वेश्चन पार्ट करना है और यहाँ से व्याख्या लिए, क्योंकि वहाँ प्रिंटेड क्वेश्चन रहता है तो यहाँ से आपका व्याख्या वाला क्वेश्चन हो। अब व्याख्या करने वाले जो क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर आपको व्याख्याएं करनी है। अगर 3 व्याख्याएं हैं तो उनके हिसाब से, अगर 4 व्याख्याएं हैं तो आपका कोई स्पेस का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने स्पेस का ध्यान नहीं रखा तो पता लगा कि आपको बताना बहुत कुछ है, आपने सोचा बहुत कुछ है, लेकिन आपने जैसे ही 3 लाइनें लिखी आपका स्पेस खत्म, आपकी बात धरी की धरी ही रह गई। तो इस वजह से आप जो व्याख्या वाला प्रश्न करेंगे तो व्याख्या वाले प्रश्न में इसका विशेष रूप से ध्यान करेंगे। व्याख्या आप एकदम सटीक करेंगे, कम से कम शब्दों में करने की कोशिश करिए और उसको छोटे छोटे, अगर आप जैसे कई लोग जो है उसमें क्या होता है उनका फॉन्ट बड़ा होता है, बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, विरल लिखते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब आप व्याख्या करें तो आप चाहें जैसे भी, अगर बड़े शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, छोटे का प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप वहाँ पर छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात कहें, जिससे आप कम से कम स्पेस में ही अपनी पूरी बात स्पष्ट रूप से कह सकें। तो इसका विशेष आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज व्याख्या वाले प्रश्न को हमने कर लिया और अगला प्रश्न आपका जो है कल का रहेगा, उसमें हम लोग संक्षेपण आदि पर जो है चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष रूप से जो है अभी शीर्षक है संक्षेपण है, या एक प्रश्न है जो आएंगे कल के क्लास में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो जो आज व्याख्या वाला था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो आगे फिर अभी और क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में आप लोगों को बता दिया जाएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, जुड़े रहिए आप लोग।